नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के नए कानूनी कोड के एक बहुत ही खास सेक्शन के बारे में। एक ऐसा सेक्शन जो हमारी लोकल कोड्स कैसे काम करेंगी उसका पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारी अदालतों में जहां हर दिन हजारों केस आते हैं, सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे चलता है? मतलब कोई केओस क्यों नहीं होता? हर केस की सुनवाई ठीक से कैसे हो पाती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब कानून की बनावट में ही है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 13 में। आप इसे हमारी जुडिशरी का, खासकर लोकल लेवल पर, एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। यही वो एक नियम है जो पूरे सिस्टम को एक धागे में पिरो के रखता है। तो सवाल उठता है कि ये सेक्शन 13 आखिर है क्या? देखिए, ये वो कानून है जो ये तय करता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके अंडर काम करेगा और सबसे जरूरी, केस का बंटवारा कैसे होगा। सीधी भाषा में कहें तो ये जुडिशियल केओस को रोकने का एक पक्का इंतजाम है। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरी व्यवस्था असल में दिखती कैसी है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिरामिड की तरह सोचना। एक ऐसा पिरामिड जहां हर लेवल पर किसकी क्या भूमिका है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, सब कुछ एकदम साफ साफ तय है। देखिए, ये जो पूरी हायरार्की है, ये बहुत ही क्लियर है। सबसे ऊपर होते हैं सेशन जज। उनके कंट्रोल में काम करते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम, और फिर सीजेएम के अंडर आते हैं बाकी सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। तो हायरार्की एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, उन पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लेवल का कंट्रोल होता है। अब सुनने में ये बात शायद छोटी लगे, लेकिन पूरे सिस्टम के बैलेंस के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे यूं समझिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपने डे टू डे काम के लिए सीधे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं। ये हो गया उनका डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन साथ ही उनके ऊपर से सेशंस जज का एक जनरल कंट्रोल भी होता है। मतलब वो पूरे सिस्टम पर एक नजर रखते हैं। तो एक तरह से एक हुए डायरेक्ट बॉस और दूसरे हुए सुपर बॉस। यही चीज सिस्टम में बैलेंस बनाए रखती। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम हैं, वो एक सेंट्रल फिगर हैं। असल में वही वो धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द बाकी अदालतों का रोज का कामकाज घूमता है। और सीजेएम की ये पावर कितनी मजबूत है, ये कानून की भाषा से ही पता चल जाता है। कानून में साफ साफ लिखा है कि बाकी सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स उनके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके अधीन होंगे। बस यही एक लाइन सीजेएम को इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर बना देती है। तो ठीक है, ये हायरार्की तो समझ आ गई, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है केस के मैनेजमेंट पर। मतलब कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सेक्शन 13(2)(c सीजेएम को काम के बंटवारे के लिए 2 बहुत सीधी सीधी पावर्स देता है। पहला, वो या तो जनरल रूल्स बना सकते हैं कि भाई इस तरह के केस इस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, या फिर दूसरा, वो किसी खास केस के लिए स्पेशल ऑर्डर भी दे सकते हैं कि ये वाला मामला फला मजिस्ट्रेट को दिया जाए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे कानूनी ढांचे का, इस हायरार्की का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? आखिर ये सारे नियम कानून हमारे लिए क्यों मैटर करते हैं? देखिए, इसका जवाब एक शब्द में है, एफिशिएंसी, यानी कि कुशलता। इस पूरे स्ट्रक्चर का असल मकसद सिर्फ एक है, जस्टिस डिलीवरी के प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना, ताकि लोगों को इंसाफ मिलने में देरी ना हो। और इस सिस्टम का सीधा फायदा हम सबको मिलता है। इससे अकाउंटेबिलिटी तय होती है। कोई भी अपनी मर्जी से केस किसी को भी नहीं दे सकता, और पूरी उम्मीद ये होती है कि केस जल्दी निपटेंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनता है जो प्रेडिक्टेबल हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क हमारी अदालतों की सबसे बड़ी चुनौती यानी केस में होने वाली देरी को सच में कम कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।